नमस्कार, मैं रवि मिरी हूं और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हम आपको शर्मा सिस्टर्स से मिलवाएंगे और शर्मा सिस्टर्स हमारे बगल में ही खड़ी हैं और भगवान राम के ननिहाल की ज़मीन में खड़ी हैं। तो ये प्राउड तो हमारे लिए हमेशा होता है, आज इनके लिए भी एक अच्छी बात है कि भगवान राम के ननिहाल में परफॉर्मेंस यहाँ पे किया आप लोगों ने। यहाँ आना कितना अच्छा लगता है। पहले तो सभी को नमस्कार, हाँ। एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। शर्मा सिस्टर्स, हाँ। मैं डॉक्टर अदिति शर्मा गर्ग, मेरी छोटी बहन ईला शर्मा। सुश्री हेलो। शर्मा। बड़ी बहन का इंट्रो आप दीजिए। डॉक्टर अदिति शर्मा गर्ग हाँ। आपके सामने उपस्थित है और अब आगे यही बताएंगी। अच्छा, नहीं, बहुत हम दोनों के लिए ही एक गर्व और बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि यह सुअवसर हमें प्रदान हुआ हाँ। भगवान राम के ननिहाल में आने का। हाँ। और ननिहाल में तो वो ममत्व मिलता ही है, तो वो आशीर्वाद मुझे लगता है और वो मातृ छाया वो हमें अनुभव हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर इस भूमि का, इस दिव्य भूमि का, कि हमें यहाँ पे अपनी प्रस्तुति करने का सुअवसर प्रदान हुआ संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से। ये बताइए हमें, आप दोनों बहन यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही थी, हमने भी देखा बैठ के, तालियां बज रही थी, सब खुश थे। तो ये रिस्पांस मिलना कितना सुकून मिलता है इससे। देखिए, शुरू में जब अपनी संगीत की यात्रा शुरू करते हैं तब तालियां बहुत अच्छी लगती है, निसंदेह, लेकिन केवल तालियों के लिए ही गाना नहीं गाना चाहिए। तो आइए ना, तो हम अपने सुर में इतने डूबे हुए होते हैं उस संगीत के जो राग का अब आगे क्या हमने इम्प्रोवाइज करना है, हम उसी में इतने डूबे होते हैं, तो फिर हम अपने तानपुरे के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हर बार जब भी परफॉर्मेंस होता है उसके अगले बार फिर परफॉर्मेंस होता है तो कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता होगा हर जी, सुर वो ताल तो में। है, अच्छी बात है। सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, आपका जो अपना रोज की साधना, जो रोज का आप जो अपना अभ्यास करते हैं, उसी में ही आपको, अगर आप करते रहते तो चार रास्ते और नए दिखते हैं। तो यदि आज हम पॉजिटिव फील करते हैं बेसिकली। जी, और जैसे आपने तालियों की बात करी तो मैं एक बात बोलती हूँ कि ऑफ कोर्स शुरू में एक थोड़ी सी घबराहट होती है, चाहे आप कितनी बार मंझे कलाकार क्यों ना हो या आप शुरुआती स्तर पे क्यों ना गा रहे हो। 10 लोगों के बीच, 1 पर लाख लोगों हाँ के जी, बीच। और लेकिन वो तालियाँ जिस बजती हैं तो प्रोत्साहन मिलती है और हमें और गाने का मन करता है और बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है अच्छा, और सफल होता है। एक ज़रूरी बात समझना था, मुझे भी समझना था, देश को भी समझना था, हमारे दर्शकों को भी समझना था कि ये ध्रुपद गायन क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा, इसके इतिहास के बारे में समझाइए। ध्रुव पद, ध्रुपद। हाँ, ध्रुपद अपभ्रंश होकर वो ध्रुपद बन गया। ध्रुव मतलब अटल, स्थिर, और पद मतलब जो गायन पद है, गायन रचना है या काव्य है। तो संगीत की वह शैली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वह शैली जो सबसे प्राचीनतम है, जो सामवेद के सबसे समीप है, सामवेद का जो संहिता पाठ होता है उसके सबसे समीप है। और ध्रुवपद का जो ध्रुपद शैली में देवों देवी देवताओं की स्तुतियाँ गाई जाती हैं, तो ये मंदिरों का संगीत है, दरबारों का संगीत नहीं है। इसीलिए उसकी जो उसकी पवित्रता और उसकी महत्ता को देखते हुए बहुत ही कम लोग ध्रुपद अपनाते हैं, या तो मैं ये कहूँगी कि हम ध्रुपद नहीं अपनाते, ध्रुपद हमें अपनाता है। ये इसकी इस विधा की बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, विशेषता है। जी, आप दोनों एक साथ संगीत सीख रही थी कि अलग अलग, कि आप पहले फिर इनकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हम क्योंकि छोटे भाई बहन हैं तो हम मतलब सुनते थे, गाते भी थे, पर दीदी ने खींच लिया आपको कि इसी में गाना है? ये गुरु, ये मतलब कौन, ये फैमिली हमारे दादा, हम है तीसरी पीढ़ी में आते हैं, तो हमारे दादाजी पंडित कृष्णदत्त शर्मा जी, वो हमारे संगीत के गुरु हैं। हमारे पिताजी नाद योगी पंडित श्री दत्त शर्मा, वो एक सुविख्यात ध्रुपद गायक रहे हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। तो अब हम तीसरी पीढ़ी में आते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। शर्मा सिस्टर्स इन है, वी आर शर्मा सिबलिंग्स। तो अरुष दत्त शर्मा जो कि हमारे छोटे भाई हैं वो भी ध्रुपद गाते हैं। तो हम और एकल प्रस्तुति हाँ जी। अपने अपने लेवल पे एकल प्रस्तुति भी देते हैं, युगल भी देते हैं, और जब तीनों होते हैं वो भी देते हैं प्रस्तुति। अच्छा, एक चीज़ आपसे समझना था मुझे कि संगीत को हम बहुत तरीके से मानते हैं कि संगीत सीखना तो चुनौती है, लेकिन सीख जाने के बाद
चेहरे पे गम या एकदम मुरझुराहट ऐसा नहीं आता होगा, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। संगीत ही नहीं, जितनी भी शायद जितनी भी कलाएं हैं वो आपके लिए मतलब एक रिलैक्सिंग रेजुविनेटिंग होती ही हैं। और मुझे लगता है कि कलाकार बनना आज के समय में बहुत ही बड़ी बात है, प्रतिकूल प्रवाह में तैरने वाली, इट्स लाइक सेलिंग अगेंस्ट द करंट। क्योंकि लेकिन सिर्फ कलाकार तो बने भी, और वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ ललित कला या कलाओं का रुझान होना चाहिए। अच्छा, कला ग्रहण करने के समय आप लोगों के साथ क्या क्या चुनौतियाँ रही? पिता से डांट, दादा से फटकार, ऐसा कुछ नहीं, होता था? पिता से प्यार, लेकिन गुरु से डांट। समझ गए आप? मतलब दो रोल होते थे वैसे, पिता और दादा बन के बहुत उन्होंने लाड करा है हमें तीनों को ही। लेकिन अगर जो संगीत का कक्ष है हमारा, जहाँ पे हम अभ्यास करते हैं अपना, तो वहाँ पे वो कहते थे कि दिस थ्रेशहोल्ड, इसके पार मतलब दो रोल्स हैं, यहाँ हम दादा और पिता हैं तुम्हारे, और इधर हम गुरु हैं। तो पूरा बिल्कुल ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं, हमने बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरागत परंपरा से हमने संगीत सीखा बिल्कुल है। से सीखा। और खेलने नहीं जा सकते उस समय में, घड़ी देख रहे हैं, कहते जब तक ये पूरा नहीं होगा अभ्यास, आप टस से मस नहीं होएंगे। और उसी के संग पढ़ाई भी पूरी करनी है अच्छे से। तो जैसे कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ गाना ही करना नहीं, पढ़ाई भी पूरी ऊपर चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो टफ लव हमें मिला, तो आज हम और वो बहुत संगीत ज़रूरी भी है, जो कि आजकल मैं देख रही हूँ, मतलब एक जनरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो टफ लव नहीं है, और वो ज़रूरी है। तभी आज मैंने ये समझा है कि उन्होंने हमें डांटा या जो भी है हमें सिखाया टफ बनकर, एक डिसिप्लिन रहा, बिल्कुल अनुशासन लेकिन तभी रहा। तो मेंटर और डिसाइपल बोलते हैं। डिसाइपल वो है जो डिसिप्लिन में है, तो वो चीज़ हमने करी है। और जैसे ना कर्म कर फल की इच्छा ना कर, लोग आजकल मैदान में उतर जाते हैं, कला मतलब सीखते हैं कि कितने कम समय में हम स्टेज पे आ जाएं। लेकिन वो नहीं, सिर्फ वही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सीखें लोग। और थोड़ी सी पेशेंस भी रखें, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक, एनी आर्ट एंड स्पेशली में पेशेंस आ जाते होंगे। मतलब बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कोई होते हैं जो बिल्कुल खुद को समर्पित कर देते हैं कला के प्रति। कुछ लोगों को यही हो, जैसे इन्होंने बोला दीदी ने, कि शुरू में उन्हें होता है कि हम एकदम स्टेज पे पहुंच जाए। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी एक धारणा बदलनी चाहिए। और अच्छा, एक दो बहनों के बीच का जो सवाल होता है, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि मंच में बैठे हैं, कुछ चल रहा है आप लोगों का गायन, उस बीच कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे 19-20 हुआ, तो लड़ते तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। और वो हम मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ, और अच्छी बात है। कहते हैं जब पर्शियन कारपेट्स बनते हैं ना, वो जानबूझ के उसमें कुछ नुक्स डालते ही हैं, ताकि, क्योंकि अगर कोई परफेक्ट होगा तो वो तो डिवाइन ही होता है। भगवान ही परफेक्ट हो सकते हैं, हम तो इंसान हैं। एक जो गंभीर सवाल है आज के समय में, सोशल मीडिया जो आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, लेकिन एडिक्टेड हो जा रहे हैं बहुत सारे युवा, जो अपने लक्ष्य से भटक के कहीं किसी और तरफ चले जाते हैं। इसके बारे में आप दोनों का क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही, हमारा इस पे एक म्यूचुअल एक मतलब हमारी एक राय है कि अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना, उस मामले में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा एक रोल है। लेकिन अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया एक बंद कमरे में कैमरे के आगे खड़े होकर, हमें सीखा भी नहीं है, मतलब सीखा भी नहीं है, फिर भी मतलब आप MBBS के एंट्रेंस में कैसे बैठ सकते हैं एक दिन यही सोच के कि एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ लिया है ना, या फिर आज मैं डॉक्टर बनने का इम्तिहान देने जाऊंगा। चमत्कार से एक बार चुटकी बजा के नहीं नहीं, वो भी मतलब कब तक चलेगा, वो हो भी नहीं सकता। पहले तो बात ये है, यथार्थ की धरातल पे यदि देखें हम। और दूसरी बात ये है कि संगीत अपने आप में एक विद्या है, और उसकी एक सिस्टमैटिक एक पेडागोजी है। तो आप पहले, चाहे संगीत है, चाहे नृत्य है, चाहे कोई भी कला है, उसको पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए। क्योंकि अगर हर कोई सोशल मीडिया पे आ जाएगा, द वर्ल्ड वुड बी फुल ऑफ मीडियोक्रिटी। ऑथेंटिसिटी कुछ है नहीं, मौलिकता नहीं है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। जो अच्छे लोग कर रहे हैं वो तो सोशल मीडिया से अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं है, वो तो यही सोचेंगे ना। सोचिए, अगर आज क्लासिकल की जगह पे कोई
ऐसे ही कोई अपनी वीडियो डाल देता है और कोई पहली बार शास्त्रीय संगीत सुनता है, अरे ये शास्त्रीय संगीत होता होगा, ये तो बड़ा, अरे ये कैसा है, क्योंकि हम सही ढंग से परोस नहीं रहे हैं और सभी लोग परोस रहे हैं कुछ ना कुछ। तो पहले चीज़ों को समझिए, उसकी शिक्षा लीजिए, फिर डिसाइड करिए। और डिसाइड आप मत करिए, मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप अपने आप को 4 लोगों के आगे प्रस्तुत करिए, परीक्षा ताकि आपका आकलन भी हो सके कि आप कैसे हैं। तभी तो वो चीज़ आपको प्रेरित करेगी उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। अगर हमारा आकलन ही नहीं होगा, अगर हम एक कमरे में बंद करके इतने सारे लोगों को कैमरे के आगे सुना रहे हैं, तो हमारी तो ऑडियंस तो हमने बना ली, लेकिन हम क्या गा रहे हैं, हमारे क्रिटिक्स क्या हैं, हमें तो फीडबैक मिल ही नहीं रहा और हमें उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम उस विद्या को ही नहीं जानते हैं ना। एक और मेरे मन में सवाल उठा है, वो मैं पूछ ही लेना चाहता हूँ, क्या पता अगली बार कहाँ मुलाकात हो आप दोनों से। प्राचीन कला संगीत हमारा है, वो बचा है कि बचाना पड़ेगा? बचा हुआ है और युवा बचा रहे हैं। संगीत नाटक अकेडमी जैसी संस्थाएं बचा रही हैं और हम इस मामले में काफ़ी सकारात्मक है और मुझे लगता है कि आज हमारे हाथ में है और युवा में उस बात की चेतना भी है। एक छोटा सा कुछ दर्शकों को सुनाया जाए तो मुझे लगता है ये एकदम सफल क्लोजिंग हो जाएगा इंटरव्यू का। रे त न ना न रे न न रे न रे न। क्या बात है, जोरदार। ये है जाने गुनी गुण को, जाने गुनी गुण को, निर्गुण का जाने, जाने गुनी गुण को, जाने बलि बल को, जाने बलि बल को, निर्बल का जाने, जाने। तो ये समाज के लिए ही है और प्राचीन रचनाएं हैं जिसमें जीवन का सार, जिनमें जीवन की फिलॉसफी वो बता दी जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका भी रवि मीरी जी और कैमरे पे भी बहुत बहुत धन्यवाद, एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा सिस्टर्स से आपको मिलवा रहे थे, उनकी कहानी आपको बता रहे थे और आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि शर्मा सिस्टर्स कौन है, उनकी काबिलियत क्या है और उनके विचार क्या है इस समाज के लिए, यूथ के लिए, संगीत के लिए। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मीरी।